नमस्ते, आप सबका स्वागत है सेल्फ स्टडी विद किरण यादव 82 के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ की हिंदी विषय की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस जो है देखने वाले हैं। हम किसी भी परीक्षा की जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है सिलेबस को जानना। ठीक है, तो सिलेबस आज हम उसी सिलेबस को देखने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपने यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो आपके विषय का हिंदी विषय का जो कोड है वो है 20 और आपकी सिलेबस में आपको 10 यूनिट लगी हैं जो आपने पढ़नी है। तो एक बार मैं आपको वो 10 की 10 यूनिट दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आइए एक बार मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ कि 10 यूनिट कौन कौन सी हैं। तो यूनिट 1 जो है हिंदी भाषा और इसका विकास पढ़ना है जिसमें आपने, उसके बाद है यूनिट 2 जिसमें आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद इसी 2 का ही हिस्सा है हिंदी साहित्य के गद्य विधाएँ जो हैं वो पढ़ने आपने। यूनिट 3 में आपने साहित्य शास्त्र पढ़ना है। यूनिट 4 में आपने वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़नी है। यूनिट 5 में हिंदी कविता और यूनिट 6 में आपको हिंदी उपन्यास पढ़ने हैं। यूनिट 7 में हिंदी कहानी, यूनिट 8 में हिंदी नाटक और यूनिट 9 में हिंदी निबंध और यूनिट 10 में आपने आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएँ जैसे रेखाचित्र, संस्मरण वो सब आपको लगे हैं वो पढ़ने हैं। तो ये टोटल 10 यूनिट थी जो मैंने आपको एक बार दिखाई है। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो ये है इकाई 1 जिसमें आपने हिंदी भाषा और उसका विकास जो है इसको पढ़ना है, जिसमें आपने हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन हिंदी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिनमें पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, अपभ्रंश और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद है अपभ्रंश, अवहट्ठ और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। ठीक है, हिंदी का, उसके बाद हिंदी का भौगोलिक विस्तार, यहाँ तक था उनका वर्गीकरण। तो यहाँ तक तो हिंदी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिंदी की जो आर्य भाषाएं हैं वो सब इसमें आ जाएगा। आगे है हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार, यहाँ से जो है वो आपने पढ़ना है, जिसमें हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी उपभाषाएं बोलियाँ आती हैं वो सब देखना है आपने। राजस्थानी तथा बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियाँ। ठीक है, ये देखना है। उसके बाद खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आगे है हिंदी के विविध रूप में हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदी के विविध रूप में आगे ये सब पढ़ने हैं आपको। हिंदी का भाषिक स्वरूप में आपको हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, स्वनिम का अर्थ होता है ध्वनि। ठीक है, तो जो हिंदी की जो ध्वनि व्यवस्था है, खंड और खंडेतर। ठीक है, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना। ठीक है, हिंदी जो शब्द रचना है उसमें आपने उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हिंदी की रूप रचना में आप लिंग, वचन और कार्य व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप हिंदी वाक्य रचना, ये सब पढ़ना आपने। तो ये था व्याकरण। तो व्याकरण से अब बहुत ही प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं अब नेट जेआरएफ में। पहले जो था वो इतना नहीं पूछते थे व्याकरण से, लेकिन अभी व्याकरण से भी बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो व्याकरण भी अच्छे से पढ़िएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सब, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब जो भी अभी हमने देखा। आगे है हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। ठीक है, जैसे बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद आगे है संचार माध्यम और हिंदी। ठीक है, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। आगे है देवनागरी लिपि की विशेषता और उसका मानकीकरण। तो ये है यूनिट 1 जिसमें आपने ये सब पढ़ना है। ठीक है, ये थी यूनिट 1। आगे बढ़ते हैं।
आगे चलते हैं। ये है यूनिट 2, जिसमें आपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो पढ़ना है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे विधेयवादी पद्धति है, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, ऐसे ऐसे करके जो हैं वो सब पढ़नी है आपने। आगे है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, किसने क्या नाम दिया है। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे ऐसे नामकरण जो है वो सब देखने, किसने क्या नामकरण दिया है, किसने कितनी समय सीमा मानी है आदिकाल की, भक्ति काल की, रीतिकाल की, वो सब इसमें आ जाएगा। आदि और काल विभाजन के साथ साथ नामकरण पढ़ना है अपने हिंदी साहित्य का, और आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ मतलब विशेषताएं। ठीक है, तो साहित्य की क्या विशेषताएं थी, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। आगे है रासो साहित्य। ठीक है, साहित्य प्रवृत्तियों में जैसे रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य पढ़ना आपको, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। ठीक है, तो ये था आदिकाल का। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये साहित्य इतिहास दर्शन पढ़ना है, फिर इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी थी, किसने कौन कौन सी अपनाई, वो सब आपने विस्तार से पढ़नी है। उसके बाद हिंदी साहित्य काल विभाजन नामकरण पढ़ना है, आदिकाल की विशेषताएं, उसकी साहित्य प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, जैसे रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। ठीक है, ये था आदिकाल। ठीक है, आगे है भक्ति काल। भक्ति काल में आपने भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण पढ़ने हैं, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य जो है ये पढ़ना है। आगे है भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत जो हैं वो भक्त काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य है। ये था भक्ति काल में क्या क्या पढ़ना है। आगे है रीतिकाल। रीतिकाल में आपने सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसके बाद रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जैसे जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। ठीक है, तीन जो इनके आगे जो काव्य धाराएँ हैं, जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये पढ़नी है आपने। उसके बाद है रीति कवियों का आचार्यत्व, रीति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, ये था रीतिकाल। आगे आपने पढ़ना है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। ठीक है, ये दे पढ़ना है। आगे है भारतेंदु पूर्व, मतलब कि भारतेंदु से पहले हिंदी गद्य 1857 की क्रांति। ठीक है, पहले तो भारतेंदु पूर्व जो गद्य है वो पढ़ना है, उसके बाद 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। आगे है द्विवेदी युग। ठीक है, पहला युग था भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग आता है, तो द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, ये पढ़ना है। हिंदी नवजागरण और सरस्वती, सरस्वती जो पत्रिका है वो, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि पढ़ने हैं आपने। आगे आता है द्विवेदी युग के बाद छायावाद। छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत, छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो सब। प्रगतिवाद, छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य उसके प्रमुख कवि, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद पढ़ना है आपने, और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता। वर्ष 2000 तक यहाँ पे लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में कि 2000 सन तक ही करना है, लेकिन आप उससे आगे का भी कर लेना क्योंकि ये उसके आगे का भी पूछ लेते हैं। तो वर्ष 2000 तक का यहाँ पे लिखा है, लेकिन थोड़ा सा आगे का भी देख लीजिएगा। समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, तो ये थी हमारी, अभी ये यूनिट 2 ही चल रही है, देख लेते हैं। हाँ, तो यूनिट 2 है। आगे हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। तो हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं, विधाओं में हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद से पहले के उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग पढ़ना है। उसके बाद है प्रेमचंद के प्रवर्ती उपन्यासकार, वर्ष 2000 तक के यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे भी, लेकिन उसके बाद के भी देख लेना आप।
प्रवृत्ति का मतलब है कि बाद के, और पूर्व का मतलब होता है प्रेमचंद जी के आने के पहले पहले के जो उपन्यासकार हैं उनके उपन्यास, और प्रेमचंद जी का युग भी पढ़ना है। उसके बाद प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार जो हुए हैं उनको भी पढ़ना है। आ गया हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, पहले कौन सी कहानी थी उसके बाद कौन कौन सी, ऐसे जो भी उसका उद्भव कहाँ से होता है और विकास कहाँ तक हुआ वो सब देखना है आपने। तो 20वीं सदी की हिंदी कहानी, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार, ठीक है, जो भी कहानी आंदोलन है, सचेतन कहानी ऐसे ऐसे करके जो भी हैं वो सब पढ़ने हैं आपने। आगे है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसाद यानी कि प्रसाद का यहाँ पे अर्थ है जयशंकर प्रसाद, प्रसादोत्तर, प्रसाद जी के बाद का, जयशंकर प्रसाद जी के बाद का युग, स्वतंत्रोत्तर युग, उसके बाद साठोत्तर युग और नया नाटक, ठीक है। प्रमुख नाट्य कृतियाँ पढ़नी है आपने, प्रमुख नाटककार जो हैं वो पढ़ने हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वर्ष 2000 तक, लेकिन उसके आगे का देख लेना, ठीक है। आगे है हिंदी एकांकी, ठीक है। हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, ये सब। आगे है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख जो निबंधकार हुए हैं उनको पढ़ना है। आगे है हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक जो हुए हैं उनको पढ़ना है। आगे है हिंदी की अन्य गद्य विधाओं में रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज और डायरी। रिपोर्टाज और डायरी इसको देखना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी का प्रवासी साहित्य में अवधारणा एवं उसके प्रमुख साहित्यकार जो हैं वो पढ़ने हैं। तो ये थी यूनिट 1 और 2। आगे देखते हैं यूनिट 3। अभी यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें साहित्य शास्त्र पढ़ना है। साहित्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, ठीक है, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत जैसे रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, ठीक है, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। आगे है रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, ये पढ़ना है आपने। शब्द शक्तियाँ पढ़नी है। काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत जो हैं, काव्य के जो सिद्धांत प्लेटो ने दिए हैं वो पढ़ने हैं। अरस्तु का आपने अनुकरण सिद्धांत भी पढ़ना है, उनका त्रासदी, विवेचन और विरेचन सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत जो अरस्तु के हैं वो पढ़ने हैं आपने। आगे है वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत ये पढ़ना है। कोलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, ये पढ़ना है। आगे है आइए रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब, ठीक है, ये पढ़ना है। तो ये थी यूनिट 3 जिसमें आपने ये सब पढ़ना है। आगे है इकाई 4 जिसमें आपने वैचारिक पृष्ठभूमि को पढ़ना है। वैचारिक पृष्ठभूमि में आपने भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि को पढ़ना है। आगे है हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ना है। आगे है भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, ये पढ़ना है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन को पढ़ना है। अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, असीमतामूलक विमर्श में दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। तो वैचारिक पृष्ठभूमि में आपने ये सब जो है वो पढ़ना है, ठीक है। आगे है यूनिट 5 इकाई 5 जिसमें आपके हिंदी कविता जो है वो लगी है। इसमें क्या क्या पढ़ना है चलिए देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, ठीक है, पृथ्वीराज रासो का सिर्फ और सिर्फ रेवा तट जो है वो पढ़ना है आपने। आगे है अमीर खुसरो का क्या क्या पढ़ना है आपने। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ बस पढ़नी है।
आगे है विद्यापति की पदावली, ठीक है। संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा जो पुस्तक है वहाँ से आपने पद संख्या 1 से लेके 25 तक बस पढ़ना है, ठीक है। विद्यापति की पदावली, संपादक हैं उसके डॉक्टर नरेंद्र झा, ठीक है। यहाँ से आपने पद संख्या 1 से लेके 25 तक बस पढ़ना है, ठीक है। आगे है कबीर, ठीक है। कबीर जिसके संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ से आपने पद संख्या 160 से लेके 209 तक जो है बस इतना ही पढ़ना है। आगे है जायसी ग्रंथावली जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, इनका सिर्फ और सिर्फ आपने नागमती वियोगखंड जो है वो पढ़ना है। आगे है सूरदास का भ्रमर गीत सार जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, पद संख्या 21 से लेकर 70 तक जो है वो पढ़ना है। आगे है तुलसीदास का रामचरितमानस जिसका सिर्फ आपने उत्तरकांड जो है ये पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ उत्तरकांड पढ़ना है, इसमें 7 कांड हैं लेकिन उत्तरकांड जो है वो आपके पाठ्यक्रम में लगा है। बिहारी सतसई जिसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, इस पुस्तक से आपने दोहा संख्या 1 से लेके 50 तक जो है वो पढ़ने हैं सिर्फ। आगे है घनानंद के कवित्त, तो घनानंद कवित्त संपादक है जिसके विश्वनाथ मिश्र, इस पुस्तक से आपने कवित्त संख्या 1 से लेके 30 तक जो है वो पढ़नी है। आगे है मीरा जिसके संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, तो इसकी जो प्रारंभ से 20 पद हैं वो पढ़ने हैं बस आपने। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, इसे आपने पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब में तो बताया गया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन प्रिय प्रवास जो है आपने पूरा पढ़ना है। आगे है मैथिली शरण गुप्त जी का भारत भारती, इसको भी आपने पूरे को ही पढ़ना है। और मैथिली शरण गुप्त जी की अगली जो रचना है वो है साकेत। साकेत का सिर्फ आपने नवम सर्ग पढ़ना है जिसमें उर्मिला के बारे में है, जो उर्मिला के ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, ये पढ़ना है। आगे है जयशंकर प्रसाद का आंसू, ये भी पूरा पढ़ना है आपने। और कमायनी में 15 सर्ग हैं पूरे, लेकिन यहाँ पे 3 ही लगे हैं पाठ्यक्रम में। हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, ठीक है। तो श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा को पढ़ना है। आगे है निराला की कविताएं कौन कौन सी पढ़नी है। निराला जी की जूही की कली, जागो फिर एक बार, ये छोटी छोटी सी कविताएं हैं इनकी। स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा जो है ये लंबी कविता है उनकी। ये कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव इस ठाऊं बंधु, तो ये इनकी कविताएं जो हैं वो आपने पढ़नी है निराला जी की। आगे है सुमित्रा नंदन पंत का आपने परिवर्तन और प्रथम रश्मि, ये पूरी पूरी पढ़नी है। आगे है महादेवी वर्मा की कौन कौन सी कविता पढ़नी है आपने। बीन भी हूँ मैं, रागिनी भी हूँ मैं, नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, ये भी छोटी छोटी सी कविताएं हैं इनकी, तो ये भी पढ़नी है। यह मंदिर का द्वीप, इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं जो लगी हैं ये पढ़नी है। आगे है रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी का तृतीय अंक पढ़ना है बस। और रश्मि रथी जो है ये पूरी रचना जो है इनकी ये पूरी पढ़नी है, और उर्वशी का से तृतीय अंक लगा है, ये पढ़ना है। आगे है नागार्जुन, नागार्जुन जी की कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल अकाल, और उसके बाद बहुत छोटी सी कविता है, बहुत खूबसूरत कविता है, ये पढ़नी है। खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ, ये नागार्जुन की जो कविताएं हैं ये पढ़नी है। आगे हैं सच्चिदानंद हीरानवासियान अगे जी की कौन कौन सी कविताएं आपने पढ़नी है। तो सच्चिदानंद हीरानवासियान अगे जी की कलगी बाजरे की, द्वीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार, ये इनकी जो कविताएं हैं वो पढ़नी है आपने अगे जी की। आगे है भवानी प्रसाद मिश्र की आपने 2 लगी हैं, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, ये पढ़नी है। इसके बाद है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इनकी आपने पढ़नी है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ठीक है। तो इनकी ये 3 कविताएं पढ़नी है आपने। आगे है सुदामा पांडे धूमिल, इनकी आपने पढ़नी है नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ठीक है। इनकी 1 2 3 4 इनकी 4 कविताएं पढ़नी है। तो ये थी हमारी यूनिट 5। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिट 6 में क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 6 में हमारे पास आ गया है उपन्यास, ठीक है। उपन्यास कौन कौन से लगे हैं वो देख लेते हैं। पंडित गौरी दत्त का लगा है देवरानी जेठानी की कहानी, ये उपन्यास है, ये बहुत बड़ा उपन्यास नहीं है, ये 30 पता नहीं 34 पेजों का है। अभी मुझे मतलब पूरे पेज जो हैं वो एग्जैक्ट याद नहीं कितने थे, लेकिन बहुत छोटा सा उपन्यास है, तो ये एक ही दिन में चाहो तो ख़त्म कर सकते हो, तो बहुत छोटा सा उपन्यास है। तो जो छोटे छोटे उपन्यास है वो तो पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। तो और हाँ, सभी रचनाओं की भूमिका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूमिका से प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर किसी लेखक का वक्तव्य है वो बहुत ज़रूरी है, और भूमिका जो है वो पढ़नी बहुत ज़रूरी है, जो भी उपन्यास के आगे भूमिका दी होती है
वो, और जितनी भी रचनाएं हमें लगी हैं, जितने भी ये लेखक कवि लगे हैं, इन सब की सभी रचनाएं जो हैं वो हमें देखनी होती हैं। ठीक है, वो सब देख लेना। आगे उपन्यास में हम देख रहे हैं पंडित गौरी दत्त का लगा है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास। दूसरे पे है लाला श्रीनिवास था जिनका परीक्षा गुरु जो 1882 में आया है, ये पढ़ना है आपने। ठीक है, प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास ये पढ़ना है। और शेखर एक जीवनी जो कि आगे की है, इसका सिर्फ भाग 1 ही पढ़ना है, भाग 2 जो है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, शेखर एक जीवनी का भाग 1 ही बस लगा है हमें। आगे है HPD जी का हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, ये उपन्यास पढ़ना है। उसके बाद फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, इसको पढ़ना है। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल। यशपाल का झूठा सच। अमृतलाल नागर का मानस का हंस उपन्यास लगा है। भीष्म साहनी का तमस पढ़ना है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी पढ़ना है। और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा उपन्यास। मन्नू भंडारी का आपका बंटी। जगदीश चंद्र माथुर का धरती धन्ना अपना। ये थे उपन्यास जो पढ़ने हैं आपने। ठीक है, यूनिट 6 में ये उपन्यास जो हैं वो पढ़ने हैं आपने। आगे है यूनिट 7, इसमें आ जाती है हिंदी कहानियाँ। कहानियाँ कौन कौन सी लगी हैं वो देख लेते हैं। कहानियों में आपने राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, यहाँ पे बंग महिला लिखा हुआ है, नहीं तो ये बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, सवाल करते हैं कि राजेंद्र बाला घोष महिला है या पुरुष है, तो ये महिला है। तो राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, तो इनकी जो है 2 कहानियाँ पढ़नी है आपने। एक है चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी है दुलाई वाली। ठीक है, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की 2 कहानियाँ पढ़नी है। आगे है माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, ये पढ़नी है। उसके बाद है सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी पढ़नी है। प्रेमचंद जी की 2 कहानियाँ लगी हैं, ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। राजा राधिका रमन प्रसाद की कानों में कंगना कहानी पढ़नी है। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। ठीक है, ये पढ़नी है, उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप पढ़नी है कहानी आपने। जनेंद्र का अपना अपना भाग्य। और फणीश्वरनाथ रेणु जी का तीसरी कसम, लाल पान की बेगम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम नाम से भी ये जो कहानी है वो जानी जाती है। तो ये 2 कहानियाँ फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम और लाल पान की बेगम पढ़नी है आपने। आगे की आपने पढ़नी है गैंग्रीन जिसका नाम रोज़ भी है, इस कहानी का नाम रोज़ भी है। ठीक है, तो आगे जी की आपने गैंग्रीन कहानी पढ़नी है। आगे है शेखर जोशी की आपने कोसी का घटवार कहानी पढ़नी है। भीष्म साहनी की 2 कहानियाँ लगी हैं, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। कृष्णा सोबती की कहानी पढ़नी है आपने, सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई जी की जो व्यंग्यकार हैं, तो हरिशंकर परसाई जी की आपने पढ़नी है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। तो इस कहानी में ये चांद पर जाते हैं, इंस्पेक्टर माता दिन जो है वो चांद पर जाते हैं। बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से इन्होंने जो हमारी व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था, उस पर कटाक्ष किया है। ये अच्छी कहानी है। ज्ञान रंजन की पिता और कमलेश्वर की राजा निर्बसिया, इसमें 2 कहानियाँ एक साथ चलती हैं। ठीक है, ये पढ़नी आपने। निर्मल वर्मा की परिंदे पढ़नी है। ठीक है, तो ये थी कहानियाँ जो आपने पढ़नी है। ठीक है, ये थी कहानियाँ जो आपने पढ़नी है। आगे देख लेते हैं नाटक कौन कौन से पढ़ने हैं आपने। नाटक में भारतेंदु जी के 2 नाटक लगे हैं आपको, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक पढ़ने हैं आपने, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती का अंधा युग पढ़ना है आपने। और यहाँ पे आगे लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं ये, लेकिन यहाँ पे लाल लिखा हुआ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये याद रखिएगा, ये लाल नहीं है, ये मिश्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाल नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र की सिंदूर की होली पढ़नी है आपने। और आगे मोहन राकेश के नाटक जो हैं 2 लगे हैं आपको, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, उसके बाद आपने हबीब तनवीर का आगरा बाजार नाटक पढ़ना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक पढ़ना है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य पढ़ना है। उपेंद्र अश्क का अंजो दीदी पढ़ना है। और मनु भंडारी का महाभोज। महाभोज हमें 2 विधाओं में मिलता है, एक उपन्यास और एक नाटक। तो यहाँ पे मनु भंडारी का नाटक पढ़ना हमने, महाभोज। ठीक है, ये थे नाटक कौन कौन से पढ़ने हैं आपने। तो आगे बढ़ते हैं, अब निबंध देख लेते हैं कौन कौन से पढ़ने हैं। तो हिंदी निबंध में आपने भारतेंदु जी के 2 निबंध पढ़ने हैं, दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, ये भारतेंदु जी के आपने 2 निबंध पढ़ने हैं।
प्रताप नारायण मिश्र के आपने एक पढ़ना है निबंध शिवमूर्ति। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट, तो ये मिस्टेक है, ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। शिव शंभू के चिट्ठे जो है वो बाल मुकुंद गुप्त जी का है, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये है शिव शंभू के चिट्ठे आपने पढ़ने हैं, निबंध जो है बाल मुकुंद गुप्त का ये पढ़ना है, बालकृष्ण भट्ट नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त है, यहाँ सही कर लीजिएगा आप। आगे है रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है, ये पढ़ना है। HPD जी का पढ़ना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, ये इनकी बेटी जो है वो इनसे प्रश्न करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उस पर इन्होंने ये निबंध जो है लिखा है। आगे है विद्यानिवास मिश्र जी का आपने पढ़ना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह की मजदूरी और प्रेम निबंध पढ़ना है। कुबेर नाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास जो है ये निबंध लगा है, ये पढ़ना है। विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, ये पढ़ना है। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य, ये निबंध पढ़ने हैं आपने, ठीक है, ये थे निबंध जो आपने पढ़ने हैं इकाई 9 में। अब हम देखते हैं इकाई 10। ये है हमारी आखिरी यूनिट, ठीक है, यूनिट 10 जो कि हमारे पाठ्यक्रम की आखिरी यूनिट है ये। तो इसमें आपने आत्मकथा, जीवनीता, अन्य गद्य विधाएं जैसे रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, ये सब, ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे इसमें। आत्मकथा, इनकी जो विधाएं हैं वो सब आप, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, जिसमें कुल जहाँ तक मुझे याद है 12 जो है शायद रेखाचित्र हैं, वो रेखाचित्र ही है शायद, इसकी विधा रेखाचित्र ये है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको गलत नहीं कुछ बताना चाहती हूँ। तो इसमें शायद 12 जो हैं बाल गोविंद भगत, रजिया, ऐसे करके 12 रेखा चित्र हैं इसमें माटी की मूर्तें जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की लगी है, ये आपने पढ़नी है। उसके बाद है महादेवी वर्मा जी की ठकुरी बाबा, ठीक है, ये पढ़ना है। तुलसी राम की मुर्दहिया पढ़नी है आपने। शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद जी की पत्नी है, इन्होंने प्रेमचंद घर में इनकी जीवनी लिखी है, ये पढ़नी है आपने। आगे है मनु भंडारी की एक कहानी यह भी, ठीक है, ये पढ़ना है। विष्णु प्रभाकर जी का आवारा मसीहा जो कि शरद चंद्र जी के ऊपर है, जो बांग्ला उपन्यासकार हैं, बहुत प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र, ठीक है, ये उनके ऊपर है आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, ये पढ़ना है आपने। आगे है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसके 4 भाग हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। रमणिका गुप्ता की आप उदरी, मतलब क्या भूलूं क्या याद करूं के 4 भाग हैं, तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये आपने पढ़ना है। इनकी आत्मकथा है ये, जिसके इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है, उसमें से एक है क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, ये पढ़ना आपने। दूसरे पर है रमणिका गुप्ता की आप उदरी, और हरिशंकर प्रसाई की भोला राम का जीव पढ़ना आपने। कृष्ण चंद्र का जामुन का पेड़ पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, ये पढ़ना है। मुक्ति बोध की एक लेखक की डायरी पढ़नी है। और राहुल संकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा आगे का पढ़ना है। अरे यायावर याद रहेगा। ये था UGC नेट JRF का सिलेबस, जिसमें 10 यूनिट थे, वो आज हमने देखा, जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है नेट JRF को क्रैक करने के लिए।